बोरोबिल, नलिनी बेरा। हम बहुत गरीब हैं, फिर भी सीतानाला नहर के किनारे करीब 3.5 कट्ठे ज़मीन है हमारी। 2 फसली नहीं, 3 फसली ज़मीन। अमन के समय अमन, बोरो के समय बोरो। इसके अलावा रबी के मौसम में यानी जाड़े के रूखे सूखे दिनों में दाल वगैरह, तिल, तीसी, चना, अरहर और तरह तरह की सब्जियां। खेती बाड़ी यूं ही नहीं हो जाती, लोग लगते हैं। हमारे पिताजी दिहाड़ी मजदूर की तरह दिन भर उस ज़मीन पर लगे रहते हैं। कभी घास काटते तो कभी मिट्टी, फिर कभी फसल का गुच्छा थामे उसे बड़े प्यार से सहलाते रहते, या तो बेकारों की तरह ज़मीन पर एक टक नज़र टिकाए पगडंडियों पर बैठे रहते। आसपास के इलाके में कोई न था, बिल्कुल सुनसान। मजदूर और चरवाहे भी जा चुके थे। शाम ढलने से पहले हुई चूं की आवाज़ करती तुरी के फीते की तरह चक्कर काटने लगी है ढैपचू यानी फुदकी चिड़िया। तालाब के किनारे अथक प्रतीक्षा में बैठे मुश्किल से 1-2 नीलकंठ। हमारे पिताजी तब भी ज़मीन के किनारे बैठे रहते। पड़ोसी तो पड़ोसी, हमारी माँ तक को ये कहते सुना था, क्या करते हो? क्यों? बातें? किसके साथ? ज़मीन के साथ। ज़मीन के साथ बातें? हाँ, सिर्फ बातें ही नहीं, ज़मीन हंसती भी है, रोती भी। माँ चिढ़कर बोलती, इसीलिए लोग पागल कहते हैं। पर मिट्टी के बने मेरे पिताजी मुस्कुराते। कोई कुछ भी कहे, ज़मीन भी गाती है। काश वे भी सुन पाते। शाम होने को आई, जब कौवे और चील अपने घोंसलों को लौट जाते। रिरियाने वाला कीड़ा री 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 करने लगता। धान बिल के तल पर खड़े पानी में मछलियां तिलमिला उठती। ज़मीन से साँ साँ करती धुएं जैसी आवाज़ निकलकर फैलती रहती। पिताजी का मानना था कि ऐसे ही समय में ध्यान देने पर ज़मीन का संगीत, मिट्टी के गीत सुनाई देते थे। गीत तो अपनी जगह थे। बारिश के दिनों में उसी ज़मीन से पिताजी झींगे, केकड़े और कुचिया चुनकर लाते थे। कुचिया यानी बाम मछली जैसी लंबी सी मछली, जिसे खाने से शरीर में रक्त संचार होता है। और सिर्फ पिताजी ही क्यों, माँ भी। चाहे मुंह से कुछ भी कहें, काम काज के लिए निकलकर हमारी माँ भी आंचल में उसी ज़मीन से ताज़े ताज़े चौपत्रिये ले आती हैं। घोंघे, कस्तूरे और घास की नोक पर फंसी मुरल मछली। पर ऐसी सुलक्षणी ज़मीन भी पिछले साल कुछ फ़ायदा न दे पाई। अमन में फिर भी कुछ मिला, पर बोरो बिल्कुल मार खा गई। जब खेत हरे बिरवों से चमचमा रही थी, तभी फसल को रोग लगा। पत्ते जर्द पड़ने लगे, धान सूखने लगी। बड़ी शौकीन प्रजाति की फसल थी, हाई यील्डिंग। रत्ना, जया, IR8, IR36 इत्यादि कई किस्म के धान। डालो भर भर के खाद, कीटनाशक। हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास पैसे कहाँ कि भर भर के खाद डालें, जहरीले तेल छिड़कें। लाचार पिताजी खेत मैदान में भटकते फिरे, कहीं से गोबर मिल जाए। सुबह सवेरे चरवाहे इन्हीं मैदानों में अपने गाय भैंसों को बथान में जमा करते हैं। आखिर गोबर एक आवश्यक जैविक खाद है, वो यूं ही खुले में थोड़े ही पड़ी मिलेगी। गोबर उठाने वाले सफा चट कर ले जाते थे। हमारे पास खतखाना कहाँ? गाय ही नहीं है तो खतखाना कहाँ से होता? खतखाना उस गड्ढे को कहते हैं जहाँ गृहस्थ गौशाले के साल भर का खत या गोबर जमा करता है। जिस गृहस्थ का खतखाना जितना बड़ा हो, वो उतना बड़ा आदमी। जैसे कि हमारे गांव में हीरा के बाबूजी, काली प्रसन्न के बाबूजी और अमूल्य के बाबूजी। पिछले बरस खेतों मैदानों से समेटा गोबर धान की जड़ों में छिड़क कर पिताजी ने एक अद्भुत उपाय से फसल को रोग से बचा लिया था। गांव वालों ने खूब शाबाशी दी थी, लेकिन इसके बाद भी मरे हुए को मारने के लिए आ पड़ी बारिश। ऐसा तो इस मौसम में होता ही है। धान पकने ही वाली हो या खूब पककर खेत ही में खड़ी हो,
या कटकर खलिहान में पड़ी हो और झमझमाती हुई आ पड़ी बारिश। शुरू होकर रुकने का नाम नहीं। पिताजी ने सिर पटक लिया। बारिश ही नहीं, उसके साथ ओले और तेज हवा के झकोरे। हमारी माँ, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, वो भी खना के वचन कहकर पिताजी को सांत्वना देने लगी। शनि के 7, मंगल के 3, बाकी सब दिन के दिन। पर कहाँ दिन के दिन? बारिश रुकी पूरे 13 दिन बाद। तब तक हमारा धान जो कि पकने को था वो बिगड़ चुका था। उसके दाने ठीक से बने नहीं थे। बस इतना था कि खेत में खड़ा था। खलिहानों में रखा कटा धान तो अब तक अंकुरित हो जाता। इस साल में अब तक के माँ और पिताजी के हाव भाव और बातों से यही लगता था कि हमारा बोरोबिल ही है, हंसता, गाता, नाचता। भुड़भुरी झरना के तले बीज बोए गए, चारे तंदुरुस्त हुए। फिर किराए के हल से ज़मीन को मिट्टी किया गया। बीज कंधे पर उठाए हमने ही ज़मीन तक पहुंचाई। मिट्टी में लिपटी छपक छपक करती हमारी माँ दीदियों ने ही धान बोया। वो रहा, खेत भर में हरे बिरवे लहलहा रहे हैं, जैसे कि 3.5 कट्ठे ज़मीन पर्याप्त न हो। धान के नोक चारों ओर छलक रहे थे। खेत पर कितनी सारी बागाडुलू यानी टिड्डियाँ उड़ रही थी। काक कुइरी गा रही थी। उनके संगत में थे चाहे और जल कपोतों की कलकलाहट। मिट्टी मिट्टी मिट्टी। बोरोबिल की मिट्टी भी क्या उसके साथ ताल नहीं ठोक रही थी? धा धिन धिंधा, धा धिन धिंधा, ना तिन तिनता, तेटे धिन धिंधा। कोई रोग व्याधि नहीं। धान के उत्पादन के लिए बड़ा ही अनुकूल और स्वस्थ मौसम। हमारे पिताजी मौज में हैं। देखकर तो लगता है माँ भी निश्चिंत है, बल्कि पिताजी को कभी कभार तंग भी करती है माँ। सुनाई दे रहा है क्या? वही हमारी बोरो ज़मीन की मिट्टी के गीत। बड़े उत्साह से पिताजी कहते, दे रहा है भाई, बिल्कुल साफ। 2 दीदियाँ भी नज़दीक बैठकर कहती, 2 लाइन सुनाइए ना। पिताजी हाथ जोड़कर कहते, बिल्कुल नहीं, जान लो ये सब मुंह से कभी नहीं कहते। ये सब देख सुनकर मुझे फिर से एहसास हुआ कि हाय, हम कितने गरीब हैं। संसार में इतना कुछ होते हुए हम केवल तालाब किनारे की वो 3.5 कट्ठे ज़मीन के पीछे ही पागल हैं। सुबह शाम सोते जागते पिताजी बस बोरोबिल की सोच में रहते। इसी बीच हीरा के परिवार ने ईंट की भट्टी खोल ली। काली प्रसन्न के भाई उल्लू ने फटफटिया खरीद ली। अमूल्य बाकायदा हस्किंग मिल और धान कूटने वाली मशीन का मालिक बन गया। सच बताऊं तो हमारा गांव अब कोयले के धुएं और पेट्रोल डीजल की महक से आधुनिक हो उठा। हमारे पिताजी को इन सब से कोई मतलब नहीं। उनकी आंखों के सामने निरंतर बोरोबिल चमकती रहती। बोरोबिल बोरोबिल, हंसती, गाती, नाचती। एक दिन कोयले के धुएं में आंखें रगड़ते हुए उन्होंने दूर से देखा, बोरोबिल में सफ़ेद बगुले बैठे हैं। आंखों में पानी छिड़ककर ठीक से देखा, बगुले ही हैं। सफ़ेद सफ़ेद ढेर सारे बगुले, शायद मछली के लोभ में धान की जड़ों के पास बैठे हों। लेकिन नज़दीक जाकर देखा तो बगुले नहीं, लगभग 40-50 गायें बोरोबिल में घुसकर मज़े से भोजन कर रही थी। फसल की गहराई में पेट तक डूबे हुए गायों के बस पीठ दिखते थे, इसलिए दूर से देखने पर सफ़ेद बगुलों का भ्रम होता था। चकित, विह्वल, हमारे पिताजी पहले तो समझ नहीं पाए कि ऐसे हाल में क्या किया जाए। कोई रोग लगे बगैर ही आधी फसल इन अबला जीवों के भोग लग गई थी। तो पिताजी हाथ में चाबुक लिए खेत में उतरकर गायों को मार मार कर भगाने लगे। और ठीक तभी वहां भग्न दूत की तरह हाजिर हुआ हीरालाल के परिवार का चरवाहा दामोदर उर्फ दामू, जो कि अब तक अपने यारों के साथ पास ही किसी खेल में मशगूल था। आते ही खिसियाकर चिल्लाने लगा, थोड़ा बहुत खा लिया तो मारोगे क्या? गायों ने पूरे धान बिल का दफा रफा कर छोड़ा था, फिर भी गरमाई दिखाकर कहते हैं थोड़ा बहुत। अत्यधिक आवेश के वश में पिताजी अब पशुओं को छोड़ उनके राजा चरवाहे दामोदर उर्फ दामू को ही पीटने लगे, पर शरीर पर नहीं,
पाँवों पर। चाबुक कहीं भी मारा हो, पर मैं और मेरी माँ सहमत हैं कि उसी क्षण से हमारे सर्वनाश का भी आरंभ हो गया। गांव के कच्चे रास्ते के दोनों ओर लगे गृहस्थों के बांस बाड़ों पर शरीर रगड़कर धूल झाड़ते, कभी एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते, गायें तो संध्या से पहले घर लौट गए। ठीक उनके पीछे पीछे उद्भ्रांत होकर चाबुक हाथ में लिए हमारे पिताजी, बिल्कुल दीन, बेसहारा, आंधी में फंसे बगुले की तरह घर आकर आंगन में पटक कर बैठ गए। सब सुनकर हमारी माँ बोली, सही नहीं किया तुमने। अबोध की तरह हमारे पिताजी ने पलटकर पूछा, क्या? वही, उस लड़के को पीटना। क्या कहती हो तुम? मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी पेट पर लात मारा और मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता, तो इसलिए मारोगे? रोजी बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर खून भी करना पड़ता है। चाबुक को जमीन पर पटकते हुए पिताजी ने आंखें लाल कर ली। पिताजी का ये भयंकर रूप देखकर हमारी माँ ने भी चुप्पी साध ली। हमें वहाँ से जाने को कहकर खुद पीछे पीछे आती हुई फिर भी इतना सुना गई, देख लेना वो लोग तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। इतना सुनना था कि पिताजी ने दुगना तिगुना चौगुना जोर लगाकर चाबुक को पटक कर तोड़ ही डाला। फिर टूटे टुकड़े को बाकी गांव की ओर अंधेरे में फेंकते हुए गलियाते हुए बोल उठे, तुम सब मेरा हुक्का पानी बंद करोगे? ठीक है, करके देख लो। शाम ढल गई। सांझ के नियमानुसार झाड़ियों में चिचिंडे और ककरोल के फूल रदबदाकर खिल उठे। दूसरे दिन इस वक्त पांचों मिलकर आंगन में खटिया लगाकर श्लोक और पहेलियां कहते, आसमान के तारे गिनते और हंसते, मजाक करते। आज किसी अनजानी आशंका से टूटी हुई डंडी वाली डिबरी भी काला धुआं उगली जा रही थी। हम उसके चारों ओर बैठे थे, चुपचाप। फिर समय आने पर डकुआ ने आकर पिताजी को पुकारा। हरिवासर में 10 गांव के 5 लोग जमा हुए हैं, वहाँ पान बीड़ी का प्रबंध है, तुम्हें बुलाया गया है, चलो। पिताजी तुरंत डकुआ के पीछे पीछे हरिवासर की ओर चलने लगे। लंबे, इकहरे, सिर पर खूब सारे घुंघराले बाल, उनके सिर के चारों ओर बाघजुगनी पोका यानी जुगनू उड़ते फिर रहे थे। पिताजी की इच्छा के विरुद्ध माँ नहीं, हम तीनों भाई बहन उनके साथ हो लिए। हरिवासर में खूब भीड़ थी, पंचायत के लोग भी थे। वहाँ पहुँचने के कुछ ही देर बाद फिर से एहसास हुआ कि हम कितने गरीब हैं, क्योंकि मेरी 2 बहनें भीड़ में घुल मिलकर युवकों को तरह तरह से खुश करने में जुट गई ताकि वे पिताजी के पक्ष में बोले। पर मामला 2 ही पलों में शुरू और ख़त्म हो गया। पहले दामोदर उर्फ दामू ने आकर रोते बिलखते अपने दोनों पांव दिखाए। सचमुच उसके घुटनों से लेकर पांव तक चाबुक के निशान स्पष्ट नजर आते थे, सिंघाड़े मछली के शरीर पर लगे पट्टियों की तरह फूले हुए। हम भी सहम उठे। मुखियों ने भी कहा, इस तरह नहीं मानना चाहिए था गिरीश। गिरीश यानी हमारे पिताजी गिरीश चंद्र। क्षुद्र और गरीब किसान की संपत्ति रक्षा और अधिकारों की उन्होंने बाकायदा वकालत की। कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो अन्याय नहीं था, बल्कि फसल की बर्बादी का मुआवजा मांगा। सब कुछ तो नहीं मिल सकता गिरीश, पीटते नहीं तो मुआवजा मिल जाता। हीरा के पिता श्रीनिवास को ही देना पड़ता। अतएव पूरे घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए 10 गांवों के 5 मुखिए पूरे होश में विधान देते हैं कि 10,000 रुपये जुर्माना, नहीं भरने पर हुक्का पानी बंद। हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास पैसे कहाँ कि हमारे पिताजी जुर्माने के इतने सारे पैसे नगद मुखियों के मुंह पर मारा है। सो उनके सामने ही गरज बरस कर बोल आए, 10,000 तो क्या, वे उन लोगों को 10 पैसे का भी भोग न लगाएं। अतएव हमारा हुक्का पानी बंद हुआ, या यूँ कहें कि हमारा धोबी, नाई, हुक्का, घाट सब कुछ बंद कर दिया गया। इतने दिन तो इस चीज़ का मतलब तक नहीं पता था। मेरी दोनों बहनें खूब रोईं, माँ बेहोश हुई, पिताजी जाने दो कहकर इतनी रात गए न जाने कहाँ निकल पड़े।
आज रात हुक्का पानी बंद हो जाने का फ़र्क कुछ खास समझ नहीं आया। चांदनी तो हमारे आंगन में भी भरपूर फैली थी। पड़ोस के घर की परछाई भी हमारे खलिहान पर पड़ रही थी। लेकिन हुक्का पानी बंद होना क्या होता है, ये अगले दिन सुबह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हमारा पक्का शौचालय तो था नहीं, सांझ सवेरे मैदान ही जाना पड़ता। हमारे अपने बोरोबिल और घर की ज़मीन के सिवा मैदान भी कहाँ थे। सब कुछ सबके अपने अपने। वहाँ बैठ न पाने के कारण गांव की सीमा से और दूर जाना पड़ता, जहाँ हाथी निकलते हैं। दिन के समय फिर भी ठीक, पर रात को आदमी के लिए ठीक है, पर औरतें, सचमुच हमारी माँ दीदियों को बड़ी परेशानी होती। 1-2 दिन की बात होती तो ठीक था, पर यहाँ तो रोज़ का था। न जाने कितने दिनों तक पूछने पर भी जवाब न मिलता। पिताजी निर्विकार थे। मैदान जाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन चूल्हे के लिए आग, चूल्हा न जलाने से खाना पीना कैसे चलता। माँ के कहने पर कितनी ही बार चमचा लिए आग मांगने गया हूँ ज्ञान काका, रभा काका के घर। चमचा भरकर तपती आग मिलती थी। आज न मिली तो आंखें भर आईं। पिताजी को पता चला तो उन्होंने माचिस फेंक दी, जिसमें 3 ही तिल्लियाँ थीं। उन्हीं 3 तिल्लियों से चूल्हे की आग को जलाए रखने का उपाय ढूंढ लिया हमारी माँ ने। उसके लिए चाहिए ढेर सारी लकड़ी। आए दिन ही देखता था कि माँ चूल्हे में लकड़ी का एक एक टुकड़ा फेंकती और बांस की नली से फूंकती रहती। पल भर में आंखें लाल हो उठती। आग तो आई, पर पानी? हमारे गांव के 2 छोरों पर 2 सरकारी कुएं थे। 2 दीदियां दोनों तरफ गईं। पानी लेना तो दूर, गांव वालों ने चबूतरा छूने तक न दिया। निष्फल दीदियों पर पिताजी क्रोधित हो उठे। कहने लगे, कुआं कुआं क्या है, झरने पर नहीं जा सकती। झरना? वो तो बहुत दूर का रास्ता है। फिर भी हमारी दीदियां सांझ सवेरे मुक्त छंद से कई बार झरने को जाने लगी। आसन्न विपत्ति का आभास पाकर माँ ने एक दिन पिताजी के सामने ही एक के बाल पकड़कर, दीदी दिन भर मेरी पीठ पर सर रखकर रोती रही और तेज आवाज से बीच बीच में उल्टी करती रही। सच ही है, बस पानी और आग से घर कैसे चलता। हाट नहीं जाना, लकड़ियां ढोकर नहीं लानी। गांव की जमीन पर जितना इलाका जंगल था, कहा गया कि वो सब ग्राम सभा के अधीन थे, सो हमारा छूना मना था। हमारी माँ दीदियाँ आसपास के जंगल से जलवन के लिए जो डंठल जमा करती, वो भी बंद हो गया। बन ठन कर हमारे पिताजी नदी के उस पार के घाट चले थे तेल नमक का सौदा करने। घाट से ही लौट आए मुँह लटकाए। ग्राम सभा की फेरी घाट से हमें नाव में पाँव ही नहीं धरने दिया जाएगा। शुरू हुआ तेल नमक मसालों के बिना भात खाना। काम करते करते अचानक सर पर हाथ धरकर बैठ गई हमारी माँ। बोली, और सहा नहीं जाता। एकाएक दोनों दीदियां उनसे लिपटकर रोने लगी। मैं निष्पलक पिताजी को देखता रहा। नाई की गैर हाजिरी में उनके बाल और दाढ़ी बढ़ते जा रहे थे। उनकी नज़र पड़े इसलिए मैंने अपने बालों में उंगलियां दौड़ाई। वे भी लौकी की टहनी की तरह इधर उधर मुड़ रहे थे। माँ अचानक गुस्से से बोल उठी, ना हल है ना कुछ, पर धन से प्रधानी करने चले। क्या लगा था तुम्हें, वो जमीन जोतने के लिए तुम्हें कोई हल किराए पर दे देगा? पिताजी ने जैसे पहली बार होंठ खोले। नहीं, पिताजी की आंखों से जैसे पहली बार आंसू टपक पड़े। नहीं। इसके कुछ दिन बाद धूमिल पांव पिताजी कहीं से लौटे और घोषणा की, जमीन ही बेच डाली। माँ चौंक कर पतनोन्मुख पिताजी को संभालते हुए बोली, रजिस्ट्री नहीं हुई, बेच डाला मतलब? पिताजी ने धोती की गांठ खोलकर नोटों का गुच्छा दिखाकर कहा, ये करने ही तो आज छाती नासोल रजिस्ट्री ऑफिस गया था। बहुत देर तक कोई बात न हुई, सब चुपचाप। अब तक हमारे घर की छत पर कभी पक्षी नहीं बैठते थे। अचानक कहीं से कौवे की काँव काँव हुई। एक बार, फिर दूसरी बार। पिताजी बोले, सब बांध लो, अगर मगर मत करो।
आज रात ही हम ये गांव छोड़ देंगे। सुनते ही मेरी दोनों बहनें सुरुक सुरुक करके रोने लगी, लेकिन सुन बैठी थी हमारी माँ। कितनी बार आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। पिताजी का भी वही हाल। पिताजी, ओ पिताजी। कोई जवाब दिए बगैर ही वे भारी कदमों से न जाने कहाँ चले गए। बांधना समेटना खत्म हुआ। गांव के दूसरे छोर पर सूरज भी छप से डूब गया। गृहस्थ के खेत खलिहानों, छतों पर रदबदा कर खिल उठे चिचिंडे ककरोल के फूल। अब बस इंतज़ार था, रात कब गहरी होगी, बाकी गांव कब सोएगा। सबकी नज़रें बचाए तभी ना हम यात्रा शुरू करेंगे। गले में साड़ी की पल्लू डाले न जाने किसकी पूजा चढ़ाई हमारी माँ ने। पूजा के अंत में ज़मीन पर माथा टेका, दंडवत हुई और फिर उठ पड़ी। उनकी देखा दाखी मेरी दोनों दीदी और मैंने भी दंडवत किया, पर हमारे पिताजी अटल थे, वैसे ही जिद्दी, हठी। हल्की चांदनी छाई थी, महीन। आंगन में खड़ी होकर माँ ने गले में बंधी पल्लू फैलाई और बोल उठी, किसी और का न खाते हैं न पहनते, फिर लुका छुपी क्यों, चलो निकल पड़े। पिताजी बोले, फिर भी। रात बीती जाती थी, पर बीच रात होने में अब भी कुछ समय था। हम पोटली पोटला लिए निकल पड़े। सुनसान गांव की कच्ची सड़क, कहीं कोई मनुष्य नहीं, बस रीं रीं कर रिरियाँ कीड़े गाते थे। जीभ लटकाए कहीं से एक कुत्ता आधम का। हम 5 से 6 हुए। गांव से बाहर निकलते ही पिताजी बोले, बोरोबिल फिर तो न दिखेगा, एक आखिरी बार देख आऊं। हम सीधे चल रहे थे, अब बाएं मुड़े, वो रहा बोरोबिल। पर अब वो हमारा कहाँ रहा। फिर भी हमारे पिताजी बेतहाशा दौड़े, उनके पीछे हम हो लिए। हाय, महीन पतली चांदनी में खेत भर में हरे बिरवे लहलहा रहे थे। गायों ने जो पौधे खाए थे, उनमें से और भी मोटे ताज़े पौधे निकल आए थे। फुसफुसाकर हमारी माँ बोली, गर्भाधान में दाने बन रहे हैं, धान में दूध जम रही है। धान के पेड़ से लिपटे बैठे थे पिताजी, धप से लेट गए। हमने सोचा पिताजी ज़मीन पर कान लगाए बोरोबिल के गीत सुन रहे हैं। बोरोबिल की मिट्टी शायद वही ताल ठोक रही हो, ना तेरे किट धिन्ना। धान के पेड़ के साथ पिताजी से लिपटी बैठी माँ। कुत्ता आसपास घूमता। बस 3.5 कट्ठे ही ज़मीन थी, वो भी गई। समझता हूँ अब हम कितने गरीब हैं। माँ बोली, रोशनी होने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। पिताजी को क्या हुआ था हम समझ नहीं पाते थे, नहीं जानते थे। हमारी माँ सब जानती है।